मेरे लिए ये पाथ बिल्कुल भी इजी नहीं रहा, मतलब बिकॉज मेरी फैमिली, चाहे वो फादर की साइड है या फिर मदर की साइड है, कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली में दूर दूर तक किसी का कोई गवर्नमेंट जॉब से नाता नहीं था। तो तो एक डिमोटिवेशन आता है। तो उनकी बिल्कुल। तरफ से स्टेटमेंट है कि सर मन ही नहीं करता फिर देने का, ये लगता है कि फिर अगले बार 10 नंबर 12 नंबर 15 आएंगे। जब आप पहला मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको कुछ आइडिया नहीं रहता कि क्या एग्जाम पैटर्न है, किस स्ट्रेटेजी से उसे फॉलो करना है। तो डेफिनेटली पहला एग्जाम तो ब्लंडर रहेगा ही रहेगा, ये बहुत कॉमन चीज है। अब की बार क्योंकि इतना वेटेज बढ़ गया है तो जीए के ऊपर एक काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रेशर फील होगा, और क्योंकि अनप्रडिक्टेबलनेस की वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। आज मेरे साथ है अनुराग, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईबीपीएस पीओ 2025 एंड करेंटली ही इज वर्किंग इन पंजाब नेशनल बैंक एज अ पीओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुराग थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। एंड वेलकम टू हॉलीवुड। थैंक यू फॉर योर विशेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ से हैं, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, और कैसे आपने सोचा कि मेरे को बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए। सर मेरा नाम अनुराग ग्रोवर है और मैं पंजाब में मलोट शहर से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की है। जुलाई 2025 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और उसके बाद से मैं बैंकिंग एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहा था, और साथ के साथ मैंने जुलाई के बाद जो है 2025 का आईबीपीएस पीओ एग्जाम जो है वो क्लियर किया है। और उसके साथ साथ एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की भी फाइनल सिलेक्शन मेरे पास रही। जी बताइए, बैंकिंग के लिए आपने कैसे ऑप्ट किया कि मेरे को बैंकिंग एज अ करियर चूज करना चाहिए। जी डेफिनेटली सर, बैंकिंग एज अ करियर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए उस टाइम पर। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, दो कल्चर जो एज अ एग्ज़ाम कल्चर जो आप कहते हैं एज एस्पिरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवा रहा है या कैसे रेगुलर हो रहे हैं, तो वो मुझे कल्चर, एग्ज़ाम कल्चर काफ़ी अच्छा लगा बैंकिंग का एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर में है, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज का इतना अच्छा जो एनवायरनमेंट नहीं था। तो आई प्रेफर्ड कि आई शुड गो फॉर बैंकिंग। जैसे आपने बताया आपने बीएससी एग्रीकल्चर में किया हुआ है, जी सर जी। कितना डिफिकल्ट था यू नो जब आपने सोचा कि मेरे को बैंकिंग के लिए जाना चाहिए। क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक माइंडसेट मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर ज्यादातर बैंकिंग के लिए वो लोग तैयार कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग करे हुए हैं, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है। तो जी आपके लिए चीजें कितना डिफिकल्ट थी सब्जेक्ट्स को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर। जी सर, काफी डिफरेंट रहा बिकॉज एग्रीकल्चर में मोस्टली यू डील विद बायोलॉजी, प्लांट्स हैं, तो उसमें ऐसा कुछ मैथमेटिक्स की तरह इक्वेशंस नहीं लगानी होती। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी। वहाँ पे मेमोराइजेशन का थोड़ा सा ज्यादा रोल रहता है, तो डेफिनेटली एक चैलेंज तो था मेरे लिए। बट बिकॉज एक मैथमेटिक्स का एक चैलेंज था अलग से। बट अदर देन दैट मुझे बैंकिंग के सब्जेक्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग लगे, रीजनिंग जैसे काफी इंटरेस्टिंग था। इंग्लिश में तो चलो एज अ लैंग्वेज है तो वो उसमें पहले से ही मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं बुक्स ओके। वगैरह पहले काफी पढ़ रखी थी। तो उससे उससे उसकी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन डेफिनेटली रीजनिंग एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ओके। टू स्टार्ट विद, स्टार्ट करने के लिए मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एक ऐसी एडवाइस जो आप अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जी क्योंकि आईबीपीएस पीओ के ऑलरेडी फॉर्म आ चुके हैं, 22 और 23 अगस्त को प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आपकी तरफ से एक ऐसी एडवाइस जो कि स्टूडेंट्स अगर फॉलो करते हैं देन जी डेफिनेटली दे विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। जी। डेफिनेटली सर, जो इस साल आईबीपीएस पीओ क्लियर करने की के लिए बैठ रहे हैं एग्जाम में, उनको एक, क्योंकि अब उन्होंने एक अच्छे प्रिपरेशन के स्टेज में आ गए होंगे कि अब वो मॉक्स दे रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। और मतलब बेसिकली उनको यही एडवाइस रहेगी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मॉक्स का जो है अटेम्प्ट करें, अच्छे से एनालाइज करें। एनालिसिस एक मॉक्स का बहुत जरूरी है, कहाँ पे कमी रह रही है, क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये बेसिक सा फंडामेंटल यही है कि अपनी वीकनेस पे काम करें, किन चीज़ों, और उन पे थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मॉक्स एक ओके। बहुत अच्छा टूल है इस टाइम पीरियड में इम्प्रूवमेंट के लिए, डेफिनेटली। ओके, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, जी कौन से ऐसे सब्जेक्ट आपको लगा कि जिनमें थोड़ा चैलेंज है, मतलब जी जिनके लिए थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। सर, एज सच अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो क्वांट में काफी चैलेंजिंग लगा स्टार्टिंग में मुझे।
स्पीड मैथ्स अच्छा था, ठीक है, उसमें भी टाइम लगा लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं लगा बिकॉज बेसिक कैलकुलेशन थे। लेकिन अरिथमेटिक एक क्वाइट चैलेंजिंग एस्पेक्ट लगा मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बिकॉज काफी, एक तो सिलेबस काफी वास्ट था, और काफी थोड़ा सा टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसे प्री में हमें टाइम काफी कम मिलता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अरिथमेटिक मुझे चैलेंजिंग लगा था। ओके। एंड एक और सब्जेक्ट है जिसका वेटेज आपने जब एग्जाम दिया होगा तब इतना नहीं था, जी। जीए 35 जी। था आपके टाइम पे। बट इस डेफिनेट। बार जीए का वेटेज सबसे ज्यादा है क्योंकि 50 क्वेश्चन इस बार जीए के कर दिए। जी सर, इस बार काफी पैटर्न चेंज के, काफी कुछ चेंज हम्म। कर दिया है, लाइक इंग्लिश का काफी वेटेज कम हाँ। हुआ, और जीए जो काफी अनप्रिडिक्टेबल रहती है बैंक बैंक एग्जाम्स में, तो उसका वेटेज बढ़ने से डेफिनेटली सर एस्पिरेंट्स के लिए एक डिफिकल्टी लेवल तो इंक्रीज हुआ। इसी के ऊपर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जीए के लिए आपने क्या किया। एंड अब जैसे जीए का जो वेटेज बढ़ा है तो कौन जी। कौन सी चीजें और एक्स्ट्रा कवर करके जानी चाहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन अगर बढ़े हैं तो वो जी कौन सर। से और सेक्शंस या और कितना वास्ट एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। सपोज इफ यू आर इन द सिचुएशन राइट नाउ कि अब जी। आपके पास अगर 50 क्वेश्चन है तो आप और एक्स्ट्रा क्या कवर करते हैं। जी डेफिनेटली सर, मोर देन, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जीए का प्रिपरेशन मैंने तो एज सच रेगुलरली, जैसे डेली क्लासेस और मंथली पीडीएफ्स, तो इन सब चीज़ों से किया था मैंने। और जब एग्ज़ाम पास में थे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी इतना टाइम पीरियड, मेरा स्लॉट नहीं था कि मैं काफ़ी वास्टली जीए को पढ़ पाऊँ, तो मंथली मैगजीन से मैंने प्रिपरेशन की, और पास एग्ज़ाम के एक महीने पहले मैंने जो, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं ऑलिव बोर्ड के हैं, वीकली या फिर मंथली वीडियोस हैं, मंथली लेक्चर्स हैं, तो इन सब से मैं रिवाइज कर लेता था, और मैराथॉन्स हैं जैसे, तो इन सब चीज़ों से मैंने तब रिवाइज किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं था तब, मैंने प्रिपरेशन जब शुरू की थी, तो हम्म। इस वजह से तो मेरे लिए थोड़ा सा एक क्विक वाला था कि जितना जल्दी मैं जितना कवर कर सकूं बेसिक बेसिक, तो मैं वो करके गया था। अब की बार क्योंकि इतना वेटेज बढ़ गया है, तो जीए के ऊपर एक काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रेशर फील होगा, और क्योंकि अनप्रडिक्टेबलनेस की वजह से एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है, एक क्वेश्चंस नहीं है डिफाइंड, किसी टॉपिक में भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो डेफिनेटली आई ट्राई कि थोड़ा सा, मतलब बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, जैसे बैंकिंग है, और जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, आरबीआई है, उसकी कोई न्यूज़ है, तो बेसिकली उस पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता था, कि एक बेसिक प्रिपरेशन के अलावा थोड़ा सा वन स्टेप फर्दर। और जैसे मैं देख रहा हूँ अभी टीचर्स ने भी अपने लेक्चर्स में काफ़ी इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की है, कि एक न्यूज़ की डिटेल्स काफ़ी इंक्रीज कर दी है, तो डेफिनेटली आई विल स्टिक टू सर्टन टॉपिक एंड ट्राई टू गो डीप इन दैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए, क्योंकि जी। पिछली बार इंग्लिश का वेटेज अच्छा था। जी बट सर इस बार बिल्कुल। इंग्लिश अब 20 नंबर के सिर्फ 40 क्वेश्चन है। हालांकि जी सर। अगर ओवरऑल इंग्लिश देखा जाए तो अभी भी एक इंग्लिश का वेटेज उस सेंस में तो बहुत है, डिस्क्रिप्टिव है जी और सर। प्रीलिम्स है। बट अब इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। डेफिनेटली सर, फॉर जो जिस टाइम पे मैंने एग्जाम दिया था तब 40 वेटेज थी, तो काफी एक सेफ हेवन था जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। मेरे लिए भी एक सेफ हेवन बना रहा, बिकॉज हम्म। मेरे 36 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 40। तो अगर इस साल वही सिचुएशन होती तो मेरे मार्क्स 18 मार्क्स का गैप बिल्कुल। होना था, तो वो हम्म। कवर करने के लिए मुझे जीए और रीजनिंग और क्वांट में देखना पड़ता। तो हम्म। डेफिनेटली वेटेज तो कम हुई है, लेकिन स्टिल सर क्वेश्चन सेम है, मार्क्स की वेटेज कम हम्म। हुए, तो एज सच नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक कि स्टिल वही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल वही रहेगी। ये कर सकते हैं एस्पिरेंट्स की, जो टाइम थोड़ा सा इंग्लिश में एक्स्ट्रा जिनको लग रहा था, जिनकी थोड़ी सी वीक थी, और जिनको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा था, वो वो टाइम बचा के थोड़ा सा जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ डेफिनेटली सर वेटेज का डेफिनेटली फर्क पड़ता है। यही है कि जिनकी वीक है, जिनको बहुत ज्यादा टाइम दिन में देना पड़ता है इंग्लिश में, वो चीज अवॉइड करके एक अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके, सिर्फ उन पे काम करके दे कैन गो फॉर दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉक टेस्ट। मेरे पास कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं जब मैं क्लास लेता हूँ या फिर टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मेरे पास जी क्वेश्चंस सर। आते हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। मतलब जी। हालांकि मैं भी इन चीजों का जवाब देता हूँ बट मैं चाहता हूँ आप देंगे तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा।
जैसे जी बहुत सारे स्टूडेंट है, व्हेन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, तो 2-3 महीना जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, व्हेन दे स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट, दे आर गेटिंग 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, यस 20 मार्क्स, तो एक यस सर, डिमोटिवेशन आता है। तो उनकी बिल्कुल तरफ सर। से स्टेटमेंट है कि सर मन ही नहीं करता फिर देने का, ये लगता है कि फिर अगले बार 10 नंबर, 12 नंबर, 15 आएंगे, तो इससे लगता है जी कि मॉक टेस्ट दे ही ना। तो ये चीज आपके साथ भी हुई होगी डेफिनेटली। पहला मॉक टेस्ट हर किसी का यादगार रहता है कि वो मतलब बिल्कुल सर, ब्लंडर होगा। तो कैसे बिल्कुल आपने सर। वहां से चीजें कोप अप करी? जी बिल्कुल सर, बिकॉज एज अ बिगिनर जब आप पहला मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको कुछ आइडिया नहीं रहता कि क्या एग्जाम पैटर्न है, किस स्ट्रेटेजी से उसे फॉलो करना है। तो डेफिनेटली पहला एग्जाम तो ब्लंडर रहेगा ही रहेगा, ये बहुत कॉमन चीज है। अब इसको इम्प्रूव करने का मुझे जो सोल्यूशन मिला, या जो चीजें मेरे लिए वर्क करी थी, वो थी एक स्ट्रेटेजी होना। कि आपके दिमाग में एक प्रीसेट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप इस सेक्शन को ऐसे ऐसे करोगे और इतना इतना आप इसको टाइम दोगे। फॉर एग्जांपल सर, क्वांट में इट्स वेरी इजी टू स्ट्रेटेजाइज क्वांट। आप स्पीड मैथ्स करो, 10 क्वेश्चंस आएंगे आएंगे ही आएंगे, प्री मोस्टली। और फिर दो दो से तीन डीआईज आती हैं, फिर वो हम्म। कर लो। और एट द एंड अगर आपके पास टाइम बचे तो 10 अरिथमेटिक के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो 5 6 7 जितने हो सके तब करो। बिकॉज यही पैटर्न रहता है। अगर आप ऐसे स्ट्रेटेजाइज करके जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल फील कि हाँ ठीक है, तो आपके पास एक सेट पैटर्न होगा, तो आप वहां पे एग्जाम में फंबल नहीं करोगे। बिकॉज एग्जाम में कभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, मान लो पहला क्वेश्चन ही अरिथमेटिक का खुल गया, तो वो पैनिक करता है। बिकॉज अरिथमेटिक को करने में टाइम लगेगा, बिकॉज स्टेटमेंट बिल्कुल। पढ़ने में, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। जो सिंप्लीफिकेशन है, स्पीड मैथ्स है, वो इजीली होगा, और वो एक कॉन्फिडेंस देता है एस्पिरेंट को, किसी भी बच्चे को। जब आप 10 में से 7 8 क्वेश्चंस कर लो, फिर डीआई डीआई में बिल्कुल। 5 10 क्वेश्चंस कर लो, तो आपको नेचुरली एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो पेपर पैनिक आपका हट जाएगा। तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी जब एस्पिरेंट्स फॉलो करेंगे, फिर उनको एक डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा। और दूसरी बात, फिर वो एक इवेल्युएट कर पाएंगे कि कहाँ किस सेक्शन में कमी आ रही है। जैसे अब सिंप्लीफिकेशन में 40 to 45 सेकेंड इनफ है। अगर 10 क्वेश्चन हम्म। 7 8 मिनट में कोई एस्पिरेंट कर रहा है, देन इट इज गुड इनफ। तो इस तरीके से वो इवेल्युएट कर सकता है अपने हर एक मूव को। सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि ऐसे किसी एक स्ट्रेटेजी के साथ चलकर, इवेल्युएशन कर करके, एनालिसिस कर करके किस सेक्शन में कमी है, आप अपना स्कोर जो है वो बूस्ट कर सकते अच्छा, मेंस के लिए आपने कैसे तैयार किया था? प्रीलिम्स के साथ मेंस लेके चले थे, या फिर प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद आपने मेंस के लाइक क्वांट है, रीजनिंग है, इनको आपने टच किया था, या साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे? सर। नहीं, डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म किया ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअल में क्या सिलेबस है। और उसके जब प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया तो मैंने मॉक्स लगाना शुरू किए ताकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए स्कोर्स में, और थोड़ा सा अप्लाई कर पाऊँ, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो भूल ना जाए प्रैक्टिस करने के लिए। और जब ये फेज मेरा खत्म हो गया तब मैं जो है मेंस की तरफ बढ़ा था। हालांकि मेरा प्री पूरा एज अ सिक्योर नहीं हो गया था कि मैं अच्छा स्कोर करने लग गया था, लेकिन साथ साथ में मैंने मीन्स का भी टच करना शुरू कर दिया था सिलेबस। और पैरेलली आप जब प्रीलिम्स के लिए कर रहे थे, तब पैरेलली जीए भी लेके चल रहे थे, या फिर जीए एक साथ बाद में जी पढ़ा था? डेफिनेटली सर, जीए भी साथ साथ में चल रही थी मेरी। मीन्स का प्रीलिम्स के मॉक्स दे रहा था, मेंस का सिलेबस कर रहा था, और साथ साथ में जीए का भी डेफिनेटली सर, 3 से 4 मंथ्स का मैं जीए प्रिपरेशन करके गया। अच्छा, आपने जब मॉक टेस्ट हॉली बोर्ड पे दिए, प्रीलिम्स के, जी मेंस के, जी कितना रिलेवेंट थे रियल एग्जाम से? मतलब जो आपने एग्जाम दिया और जी जो टेस्ट की आपने प्रैक्टिस करी हॉली बोर्ड पे, कितना जी रिलेवेंट था? डेफिनेटली सर, मैं समझूंगा कि ऑल बोर्ड का एग्जाम लेवल काफी मुझे हेल्प किया। एज एस्पिरेंट जब आप प्रिपरेशन करते हो तब आप ये नहीं सोचते कि एज मतलब एज सच कि जब आप मॉक्स दे रहे हो तो डेफिनेटली वो एक लेवल एग्जाम से अगर डिफिकल्ट हुआ सो इट विल हेल्प यू। बिकॉज देन आपको एग्जाम में जाकर पैनिक नहीं होगा कि इतना डिफिकल्ट कैसे आ गया। तो डेफिनेटली उस एस्पेक्ट में वॉलीबॉल काफी अच्छे मार्क्स दे रहा था लेवल के हिसाब से। आई ऑलवेज से कि कभी भी एग्जाम लेवल से कम नहीं था। इट्स ऑलवेज अ वे अ लेवल हम्म। मोर डिफिकल्ट। सो आई थिंक आई सजेस्ट एस्पिरेंट्स कि ये चीज काफी बेहतर है आपके लिए। इट्स गुड टू अटेम्प्ट हार्डर मार्क्स। सो वॉलीबॉल उस मामले में काफी अच्छा लेवल प्रोवाइड कर रहा है, और वो चीज हेल्प भी की, क्योंकि मेंस में बैठने, एग्जाम में बैठकर वो चीजें इतनी आसान लग रही थी, और वो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग देती थी। ओके।
let's talk about the interview. How was your interview experience? इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा गया था। पहला इंटरव्यू था मेरी लाइफ का, पहला इंटरव्यू था। एज Okay. अ बैंक में भी पहला इंटरव्यू था। काफी अच्छा गया। थोड़ा सा उन्होंने बैंकिंग की टेक्निकल टर्म्स में भी काफी पूछा मेरी, क्योंकि ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट में है तो उसमें भी काफी, एग्रीकल्चर में भी काफी गया। तो डेफिनेटली ओवरऑल एक अच्छा, एक एक्सपेक्टेड इंटरव्यू था कि ऐसा जा सकता है। एज आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस कुछ ज्यादा नहीं पूछे उन्होंने। Okay. अच्छा, जैसे आपने बैंकिंग एज अ करियर चूज करा, राइट? जी। एंड जी कुछ ये भी मोटिवेशन था कि आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है या कोई बैंकिंग में, तो यू नहीं, डिसाइडेड? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे लिए ये पाथ बिल्कुल भी इजी नहीं था। मतलब बिकॉज मेरी फैमिली, चाहे वो फादर की साइड है या फिर मदर की साइड है, कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली में दूर दूर तक किसी का कोई गवर्नमेंट जॉब से नाता नहीं था, किसी ओके। का कोई बैंक से नाता नहीं था। इवन कि मेरे जब एग्जाम क्लियर किया मैंने, तो मेरे रिलेटिव्स को पीओ का, इवन पीओ कौन सी पोस्ट है, क्या ऑफिसर है, ये सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। सभी बिजनेस में थे, सभी बिजनेसमैन थे। तो वो सब चीजें मेरे लिए काफी डिफिकल्ट थी गाइडेंस के हाँ। पर्सपेक्टिव से, कि क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो फिर इट्स ऑल मेरे लिए अंधेरा था बिल्कुल ये प्रिपरेशन करना। तो डेफिनेटली बहुत चीजों की हेल्प रही, ऑनलाइन सोर्सेज की, टीचर्स की, ऑलिव बोर्ड की बहुत हेल्प रही। तो इस हिसाब से तो मेरे लिए ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि अपनी फैमिली में एक पूरी जनरेशन में ही अपनी फैमिली की मैं पहला ही गवर्नमेंट जॉब का कह सकते हैं कि जिसने गवर्नमेंट जॉब क्लियर की है। अच्छा, एक क्वेश्चन उन लोगों की तरफ से है जो लोग वर्किंग है, मतलब जी एक वो भी सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, एक सेट ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जो कि जी ऑलरेडी सर। इफ दे आर वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी और कहीं पे काम कर रहे हैं। एंड जी सर। ये भी बहुत मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि सर टाइम को मैनेज कैसे करा जाए, कैसे हम चीज़ों को मैनेज करें कि हमको टारगेट करना है पीओ के लिए या क्लर्क के लिए, जी सर। तो टाइम को कैसे मैनेज करा जाए, क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए? सर अब जब मैं जॉब में आया तो मैं समझ सकता हूँ उनकी सिचुएशन बिल्कुल। सो ये स्ट्रेटेजी फॉलो की जा सकती है कि सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि, वैसे तो एस्पिरेंट्स की उनकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पहले वो सिलेबस को फटाफट खत्म करें। बिकॉज हम्म। सिलेबस जो है वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और हम्म। उसको डेली काफी टाइम देना पड़ता है सिलेबस को। एक बार जब उनका सिलेबस कंसेप्ट क्लियर हो गए, देन इट्स ऑल अबाउट मॉक्स। और मॉक्स देने कंपैरेटिवली इजी हैं और लेस टाइम टेकिंग है। फर्स्ट फोकस कंप्लीटली ऑन योर सिलेबस एंड देन जस्ट शिफ्ट टू मॉक्स। थोड़ा सा टाइम सर अब निकालना ही पड़ेगा उनको, बिल्कुल ये चीज उन्हें भी पता है। तो स्ट्रेटेजी यही है कि जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, जस्ट उनको थोड़ा सा एफिशिएंसी के साथ करना पड़ेगा। और आई थिंक मॉक्स से ज्यादा एफिशिएंसी और किसी भी फॉर्मेट में नहीं। चलिए, थैंक यू अनुराग। थैंक यू सो एक मच। आपकी तरफ से एक जी फाइनल मैसेज टू द स्टूडेंट्स गोइंग टू अपीयर फॉर द आईबीपीएस पीओ 2026। जी डेफिनेटली सर, एक सबसे पहले तो मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा और गुड लक कहना चाहूंगा उन एस्पिरेंट्स को जो इन आने वाले एग्जाम्स में बैठने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इट्स नेवर एन एंड, कभी भी ये चीज एंड नहीं है, और इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है गलतियां, गलतियों से सीखने का और इनको इम्प्रूव करने का। एग्जाम जैसा भी जाए, पेपर पैनिक नहीं करना। पेपर परफॉर्मेंस को जो है सबसे आगे रखना है, कि पेपर में आप, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करो। उस चीज को ध्यान में रख के हर दिन प्रिपरेशन करनी है। मॉक्स को आप लिटरल एग्जाम्स की तरह मानिए, और बिल्कुल। उस ढंग से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली यूल हैव, अभी कितना टाइम पड़ा है? अभी एक डेढ़ महीना है, 30 से 45 दिन। तो आप 30 से 45 एग्जाम्स पहले ही दे सकते हैं बिफोर गिविंग द फाइनल एग्जाम विच मैटर्स द मोस्ट। बिल्कुल। So it's a great opportunity for all of them to improve and lage rahiye, and definitely think God will bless them and their efforts, and all the best for all of them. चलिए, थैंक यू सो मच अनुराग। थैंक यू। Thank thank you so much sir for giving this opportunity. Thank you.